गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, कल हमने परमाणु भार, अणुभार, औसत परमाणु द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र और अणुभार के मध्य संबंध को प्रदर्शित किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री रस समीकरण मिति, समीकरण मिति क्या होती है स्टूडेंट? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो अभिकारक और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान कराए, उसे स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। उस अभिक्रिया की, दोबारा सुने, ऐसी अभिक्रिया जो अभिकारकों और उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान कराए, उसे उसकी स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा जल और CO2 बनता है 3n+1/2। O2 = NCO2 प्लस में n+1 H2O। जैसे मैथेन का n यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या है। जैसे मैथेन का ऑक्सीकरण करते हैं तो मैथेन का ऑक्सीकरण C बराबर n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन परमाणु संख्या 1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे और कितने CO2 और कितने जल बनेंगे। याद रखना, हमेशा एल्केन का, हाइड्रोकार्बन का जब भी ऑक्सीडेशन करोगे तो हमेशा CO2 और जल बनेगा और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो 3 गुणा में 1, n का मान 1 है, कार्बन परमाणु की संख्या 1/2 O2। ठीक है, तो ये पहले ये निकालो, मैथेन प्लस में 3 एकम 3 और 1 4/2 का मतलब 2 O2 और n 1 CO2 प्लस में n+1 2 H2O। ठीक है स्टूडेंट, इस अभिक्रिया से क्या पता पड़ रहा है, क्या मात्रात्मक संबंध प्रदर्शित हो रहा है? 1 मोल मैथेन क्रिया करते हैं 2 मोल ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के 2 मोल हैं, ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हैं। ये अभिकारकों के मोलों की संख्या कितनी है, वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक हैं। और कितने बन रहे हैं, ये स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है। इसका 1 है, इसका 2, इसके 2, इसका 1। तो 1 मोल CO2 बन रहा है और प्लस में 2 मोल H2O बन रहे हैं। तो मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान हो रहा है, इसे हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। 1 मोल में हमेशा आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 22.4 लीटर मैथेन क्रिया करेगी। 1 मोल में आयतन है 22.4 लीटर, तो 2 में दुगना हो जाएगा 44.8 लीटर ऑक्सीजन से। 1 मोल में 22.4 लीटर CO2 बनेगी और 2 मोल यानी 44.8 लीटर जल बनेगा। ठीक है, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। मात्रात्मक संबंध का ज्ञान हो रहा है। 22.4 लीटर मैथेन का ऑक्सीकरण होगा, 44.8 लीटर लेंगे तो 22.4 लीटर CO2 बनेगी और 44.8 लीटर जल बनेगा। ऐसे ही इसका अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कार्बन का 12 है और हाइड्रोजन के 4 और एक का परमाणु भार 1, तो 4, 16 ग्राम मैथेन क्रिया करेगी। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 दूनी 4, तो 16 चौके 64 ग्राम ऑक्सीजन से। और कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, यानी कि 44 ग्राम CO2 बनेगी, 44 ग्राम। और प्लस में हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 18 को 2 से गुणा करो, 36 ग्राम जल बनेगा। तो मात्रात्मक संबंध का ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, मात्रात्मक संबंध का ज्ञान हो रहा है, तो इसे हम स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की HCl से अभिक्रिया करवाएं तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और CO2 और जल तो बनेगा ही बनेगा, कार्बोनेट है। तो यहाँ कितना ग्राम बनेगा? मात्रात्मक संबंध क्या है अभिकारक और उत्पादों में? कैल्शियम का परमाणु भार 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 तिया
48 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्रिया करेगा, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, 2 से गुणा कर दो, 36.5 को 2 से गुणा करो तो ये आएगा 73 ग्राम। कैल्शियम क्लोराइड 40, क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 35.5 और 71, तो ये आ जाएगा 111 ग्राम। CO2 का 44 ग्राम बनेगा मात्रा और इसकी बनेगी 18 ग्राम। तो मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान हो रहा है। इतने ग्राम CO2, इतने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 73 ग्राम HCl से क्रिया करेंगे तो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, 44 ग्राम CO2 और 18 ग्राम जल बनेगा। मात्रात्मक संबंधों का ज्ञान हो रहा है प्राप्त हमें, इसे स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है सीमांत अभिकारक। सीमांत अभिकारक, सीमांत लिमिटिंग रिएजेंट, सीमांत अभिकारक किसे कहते हैं स्टूडेंट? क्रियाकारकों में से ही वह क्रियाकारक या अभिकारकों में से ही वह अभिकारक जो अभिक्रिया के पूर्ण होने पर पूर्णतः खत्म हो जाए, अभिक्रिया संपन्न होने पर पूर्णतः यूज्ड हो जाए, खत्म हो जाए या उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करे, उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं। दोबारा सुने, सीमांत अभिकारक अभिकारकों में से ही वह अभिकारक है जो अभिक्रिया के संपन्न होने पर कंप्लीटली यूज्ड हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए या उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करे, उसे सीमांत अभिकारक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम होती है अभिकारकों में से वो सीमांत अभिकारक होता है, जिसकी मात्रा कम हो या जिसके मोलों की संख्या कम हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन C6H6 प्लस में HNO3, इसका नाइट्रीकरण करते हैं। HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं OHNO2, तो ये बनता है, बेंजीन का एक H आएगा और इसका OH H2 निकल जाएगा और NO2 जुड़ जाएगी, C6H5, इसमें से एक H निकल गया, इसका OH, तो C6H5NO2 और H2O नाइट्रोबेंजीन बन गई। तो यहाँ इसका नाइट्रिक अम्ल का भी 100 ग्राम लिया गया है और बेंजीन का भी 100 ग्राम लिया गया है। तो हम इसकी मोल निकालेंगे। पहले तो हम बेंजीन के मोल निकालेंगे, जिसके मोल कम होंगे वही सीमांत अभिकारक होगा। बेंजीन के मोल निकालो। मोल होता है भार बटे अणुभार, ये बता चुके हैं, भार बटे अणुभार। जब द्रव्यमान दे रखा हो, भार दे रखा है दोनों के 100 ग्राम, अणुभार है 12 छिके 72 और प्लस में 6, 78 हो गया इसका अणुभार बेंजीन का। तो 78 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.28, ये मोलों की संख्या आ गई बेंजीन के। ऐसे ही HNO3 के मोल निकालेंगे तो वही मोल निकालते हैं, तो वही भार बटे में अणुभार करते हैं। भार दे रखा है 100 ग्राम, दोनों के 100 ग्राम है। अणुभार निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 48, तो 48 और 15 ये होते हैं 63, तो ये आ जाएगा 1.59 मोल। किसके है मोल कम? 1.28 कम है या 1.59? तो 1.28 कम है, तो ये पहले यूज्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ सीमांत अभिकारक ये होगा और यही उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करेगा। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं सीमांत अभिकारक से संबंधित, यानी जिसके मोलों की संख्या कम होगी वही सीमांत अभिकारक होगा। एक क्वेश्चन है, जैसे 3 ग्राम हाइड्रोजन 29 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर या रिएक्शन करके जल बनाता है, जल। तो पहला तो है इसमें सीमांत कार्य अभिकारक कौन होगा? पहला प्रश्न ये है कि इसमें सीमांत अभिकारक कौन होगा और जल की कितनी मात्रा बनेगी और अभिकारक का कितना भाग अनअभिकृत होगा, यानी अभिकारक की वह मात्रा जो अनअभिकृत है, अनअभिकृत यानी नॉन रिएक्टेड है, जिसने क्रिया नहीं की, उसकी मात्रा ज्ञात करो। पहला तो हमें सीमांत अभिकारक निकालना है, तो पहले इसकी रिएक्शन लिखो। H2 प्लस में O2 क्रिया करते हैं तो हम ये जानते हैं H2O बनता है। संतुलित करो इसे, संतुलित समीकरण लिखो। H2 यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ सेटिस्फाइड कर दिया हमने। इसके 2 मोल
इसका 1 मोल और इसके 2 मोल बन रहे हैं। इसका परमाणु भार वेट कितना होगा, 1 का 1 होता है तो 2 दूनी 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन से क्रिया करती है। जल का होता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, 2 और 16 18 दूनी 36 ग्राम जल बन रहा है। तो हमें सीमांत अभिकारक निकालना है। तो कैसे पता करेंगे, जो कम मात्रा में होगा वही सीमांत अभिकारक होगा, जिसके मोल कम होंगे वही सीमांत अभिकारक होगा। तो चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन, 3 ग्राम दे रखा है क्वेश्चन में, 4 ग्राम इसमें क्वेश्चन में से पता पड़ रहा है 4 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करती है ऑक्सीजन के 32 ग्राम से, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से 1 ग्राम करेगी 32/4 ग्राम से, और क्वेश्चन में है 3 ग्राम, इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन क्रिया करेगी ऑक्सीजन के 32/4 और 3, 4 एकम 4, 4 8 32, 8 3 24, यानी ऑक्सीजन के 24 ग्राम से संयोग करेगी। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितना है उपलब्ध, 29 ग्राम। यूज्ड कितना होगा ऑक्सीजन, 24 ग्राम, यानी बचेगा कौन, ऑक्सीजन बचेगा, क्योंकि अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा खपेगी या कितनी यूज्ड होगी, 24 ग्राम, तो ये तो बच जाएगा। और पहले, इससे पहले कौन खप जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा क्योंकि इसकी मात्रा कम है। तो यहाँ सीमांत अभिकारक क्या होगा, हाइड्रोजन सीमांत अभिकारक होगा, क्योंकि ये पहले खप जाएगा, क्यों पहले खपेगा तो इसकी मात्रा कम है तभी खपेगा, तो हाइड्रोजन सीमांत अभिकारक होगा। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि ऑक्सीजन 29 में से 24 ग्राम ही खपेगा या यूज्ड होगा। अनअभिकृत कितना होगा ऑक्सीजन का, तो 29 में से यूज्ड कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, तो 29 - 24 यानी 5 ग्राम ऑक्सीजन नॉन रिएक्टेड है, अनअभिकृत है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। ठीक है, अब हमें जल की मात्रा निकालनी है कि जल कितना बनेगा, जल कितना बनेगा हमें ये देखना है। तो हम देखते हैं कि चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन से जल बनता है, कितना बन रहा है 36 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम से बनेगा जल 36/4 ग्राम, और हमारे पास कितना अवेलेबल है, इसलिए 3 ग्राम से बनेगा 36/4 गुणा में 3, 4 एकम 4, 4 9 में 36, 9 को 3 से गुणा करो 27, जल कितना बनेगा 27 ग्राम मैक्सिमम बनेगा। ठीक है, और यहां पर नॉन रिएक्टेड, अनअभिकृत, नॉन रिएक्टेड अभिकारक कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना खपा था, दिया कितना हुआ है ऑक्सीजन 29 ग्राम, यूज्ड कितना हुआ हमने निकाला था 24 ग्राम, बचा कितना 5 ग्राम, तो 5 ग्राम अनअभिकृत है, नॉन रिएक्टेड है, जो खपा नहीं है, बच जाएगा। अतिरिक्त अभिकारक ऑक्सीजन होगा और सीमांत अभिकारक जो पहले खप जाएगा, इसके मोल कम है, वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ज्ञात करेंगे सीमांत अभिकारक। अब बात करते हैं विलियन की स्टाइकियोमेट्री। विलियन की स्टाइकियोमेट्री सॉल्यूशन स्टाइकियोमेट्री या विलियन की स्टाइकियोमेट्री। सबसे पहले सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन का मतलब विलियन, और विलियन होता है विलय प्लस विलायक का समांगी मिश्रण, विलय प्लस विलायक का समांगी मिश्रण। और विलय कौन होता है, जो घुलता है, और विलायक कौन होता है, जो किसी को घोले। और ये हमेशा कम मात्रा में होता है विलय, और विलायक हमेशा अधिक मात्रा में होता है, जो किसी को घोले और जो घुले वो विलय। इसका समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें आपने 5 ग्राम NaCl डाला 95 ग्राम जल में, तो जल यहाँ विलायक है और NaCl विलय है, दोनों मिलेंगे तो एक पारदर्शी विलयन बनेगा।
समांगी मिलियन बनेगा जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन समान होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन या विलयन। ठीक है, अब बात आती है स्टोइकियोमेट्री में सांद्रता पढ़ते हैं हम, इसका कंसंट्रेशन को पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, विलायक के इकाई आयतन में विलय की घुली हुई मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं स्टूडेंट। विलायक के इकाई आयतन में विलय की जितनी मात्रा घुली होती है उसको सांद्रता कहते हैं। और सांद्रता को व्यक्त करने के दो पद हैं, दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक होता है भार आयतन मात्रक और एक होता है भार मात्रक। भार आयतन मात्रक वो होता है क्योंकि विलयन में दो अवयव हैं, दो घटक हैं, एक विलय है जो घुलता है और एक विलायक है जो घोलता है। दो घटक है, जब जाके दो घटकों से विलयन बनता है तो वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को तो भार वाले मात्रक में और विलायक या विलयन की मात्रा को आयतन वाले मात्रक में व्यक्त किया जाता है उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। दोबारा सुने, वह मात्रक जिसमें विलय की मात्रा को भार वाले मात्रक में या विलायक या विलयन की मात्रा को आयतन वाले मात्रक में व्यक्त किया जाता है उसे भार आयतन मात्रक कहते हैं। इसको हम पहले पढ़ेंगे, भार आयतन मात्रक को पढ़ेंगे पहले, फिर हम भार मात्रक की चर्चा करेंगे। इसमें सांद्रता को 4 पदों में व्यक्त किया जाता है स्टूडेंट। भार आयतन मात्रक में सांद्रता हमने बता दी, विलायक के इकाई आयतन में विलय की घुली हुई मात्रा जो होती है उसे ही सांद्रता कहते हैं। तो भार आयतन मात्रक सांद्रता को 2 मात्रकों में व्यक्त किया जाता है, भार आयतन और भार। तो भार आयतन मात्रक में सांद्रता के 4 पद हैं। पहला पद है मोलरता, दूसरा है नॉर्मलता, तीसरा है फॉर्मलता और चौथा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वेट वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ये 4 पद हैं। सबसे पहले मोलरिटी, भार आयतन बता दिया, विलय की मात्रा को भार वाले मात्रक में और विलायक या विलयन की मात्रा को आयतन वाले मात्रक में व्यक्त किया जाता है उसे भार आयतन मात्रक या वेट वॉल्यूम यूनिट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले मोलरता बना है मोल से। मोल का मतलब बता दिया हमने, भार बटे में अणुभार होता है सूत्र इसका, और मोल पदार्थ के ग्राम अणुभार की तुल्य मात्रा होती है ये बता दिया। और उसमें परमाणु या अणुओं की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है 1 मोल में, और 1 मोल हमेशा ग्राम अणुभार के तुल्य होता है। जैसे NaCl का 1 मोल बता दिया, इसका ग्राम अणुभार तोल लो। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, कुल टोटल हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम नमक इसके 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, ग्राम अणुभार के तुल्य मात्रा 1 मोल के बराबर होती है। तो मोलरता एक भार आयतन मात्रक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन है। विलय के ग्राम मोलों की वह संख्या या विलय के मोलों की वह संख्या जो 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे मोलरता या मोलरिटी कहते हैं, और इसे कैपिटल M से शो किया जाता है। दोबारा सुने, विलय के मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो उसे मोलरता कहते हैं। तो हम सबसे पहले मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले मोलरता के बारे में, तो विलय के मोलों की संख्या सूत्र क्या है, मोलरता कैपिटल M, विलय के मोलों की संख्या या मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलय के मोलों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो, 1 लीटर, उसे हम मोलरता कहते हैं। अब मोल की जगह क्या रखना है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो मोलरता का सूत्र क्या आएगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। मोल की जगह क्या रखेंगे, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, और आयतन को लिख देते हैं हम V से, लीटर में है तो।
और अगर 1 लीटर में हम जानते हैं 1000 ml होते हैं मिलीलीटर, तो दूसरा सूत्र अगर हम ml में शो करना चाहते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। विलय के भार को W में, विलय के अणुभार को mW में मॉलिक्यूलर वेट में व्यक्त करें। वॉल्यूम V है तो विलय का भार W, विलय का अणुभार mW मॉलिक्यूलर वेट, विलयन का आयतन अगर ml में शो करते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर लीटर में शो करते हो तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो ये मोलरिटी का सूत्र आ गया निकल कर। विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोलरिटी का या मोलरता का सूत्र आ गया। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये सूत्र याद रखना है तुम्हें, क्वेश्चंस में काम आएगा, सॉल्व करेंगे तो। एक क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 ml कर लिया गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलय का भार कितना दे रखा है, विलय है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भार दे रखा है 4 ग्राम। इसका अणुभार निकालेंगे, NaOH विलय है, इसका अणुभार हम जानते हैं सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, यह है 40 इसका अणुभार है। विलयन का आयतन जो है वो 500 ml है। हमें मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी इज इक्वल टू विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलयन का आयतन अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, और अगर लीटर में है तो नहीं करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा। भार दे रखा है 4, अणुभार दे रखा है 40, विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, तो ये ऊपर 1000 से गुणा। 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, 4 एकम 4, 4 दही का 40, ठीक है। तो 2/10 आ गया, इसका मतलब 0.2 ये मोलरिटी होगी उस सॉल्यूशन की जिसमें 4 ग्राम NaOH 500 ml सॉल्यूशन बना रहा है जल में घुलकर, उसकी मोलरिटी होगी 0.2, ठीक है स्टूडेंट। 500 एकम 500, 500 दूनी 4 एकम 4, 4 दही का 40, 2/10 क्या आ गया 10, इसका मतलब 0.2, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ेंगे। कोई अंतर नहीं है, बस मोलों की जगह तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। यानी कि डेफिनेशन क्या है नॉर्मलिटी या नॉर्मलता की, ये हम भार आयतन मात्रक पढ़ रहे हैं। नॉर्मलता की परिभाषा, दूसरा पद है नॉर्मलता, कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। परिभाषा क्या है, विलय के ग्राम मोल तुल्यांकों की वह संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित हो। वहाँ मोलरता में विलय के ग्राम मोलों की संख्या थी जो 1 लीटर में थी, यहाँ विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तो सूत्र बनेगा विलय के तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या की जगह आ जाएगा बस तुल्यांकों की संख्या, और बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन 1 लीटर में, यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की वह संख्या या तुल्यांकों की वह संख्या जो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हो, उसे कहते हैं नॉर्मलता। जैसे मोल आता था भार बटे अणुभार, वैसी तुल्यांक होता है भार बटे में तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह वजन जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से क्रिया कर ले या संयोग कर ले, उसे कहते हैं तुल्यांकी भार। दोबारा सुने, किसी भी पदार्थ का वह वजन, वह मात्रा जो हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से, या ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से संयोग कर ले, उसे तुल्यांकी भार कहते हैं। सूत्र है भार बटे में तुल्यांकों की संख्या निकालनी है तो भार बटे में तुल्यांकी भार। तो यहाँ तुल्यांकों की संख्या की जगह क्या लिखेंगे, n बराबर विलय का भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार, विलय का भार बटे में विलय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और विलयन का आयतन है ही
अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे, इसको डब्लू में व्यक्त करो और तुल्यांकी भार को EW इक्विवेलेंट वेट। तो नॉर्मलिटी का सूत्र आएगा विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। और अगर विलयन के आयतन को ml में शो करते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये नॉर्मलिटी का सूत्र आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब विलय का जो तुल्यांकी भार होता है वो क्षार का अलग प्रकार से और अम्ल का अलग प्रकार से ज्ञात होता है और लवण का अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम आपको अम्ल और क्षार का बता देते हैं कि तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे अम्ल का तुल्यांकी भार हम काम में आएगा क्वेश्चन में, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता, कोई अम्ल जितने H+ देता है वो उसकी क्षारकता होती है। जैसे H2SO4 जल में 2H+ देगा क्योंकि इसमें 2 H है, तो इसकी क्षारकता, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता, तो कोई अम्ल जितने H+ दे वो उसकी क्षारकता होती है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, तो ये क्षारकता H2SO4 की क्षारकता 2 है क्योंकि ये 2 H+ देता है। तो कोई अम्ल जितने H+ देता है वो उसकी क्षारकता होती है। और क्षार का तुल्यांकी भार की बात करें तो क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। जैसे अम्ल की क्षारकता वैसी क्षार की अम्लता, यानी कोई क्षार जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो कितने OH नेगेटिव देता है जल में, वो उसकी क्षारकता होती है। जैसे ये 2OH नेगेटिव देगा क्योंकि इसके पास 2OH हैं, तो इसकी क्षार की अम्लता 2 है। कोई जितने OH नेगेटिव दे जल में वो उसकी क्षार की अम्लता, और कोई अम्ल जितने H+ दे वो उसकी अम्ल की क्षारकता। तो इस प्रकार से क्षार का तुल्यांकी भार अणुभार में उसकी अम्लता का भाग देते हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार अणुभार में अम्ल की क्षारकता का, और क्षार का तुल्यांकी भार क्षार की अम्लता का भाग देंगे। अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझेंगे नॉर्मलता के। जैसे 4.9 ग्राम H2SO4 सॉलिड को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 5 लीटर कर लिया गया, तो उस विलयन की हमें नॉर्मलता ज्ञात करनी है। जैसे ये विलय है 4.9 ग्राम, तो विलय H2SO4 का भार 4.9 ग्राम और H2SO4 का अणुभार ये हो जाएगा हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौके 64, 98, तो ये इसका अणुभार होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64। हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1 होता है परमाणु भार, 2 का 2। अब हमें इसका पहले H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, क्योंकि अम्ल है तो तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। क्योंकि H2SO4 कितने H+ देगा, 2 देगा जल में, और 2 SO4-2 ऐसे 2 H+ देगा, तो इसकी अम्ल की क्षारकता 2। अणुभार कितना निकाला 98, इसमें 2 का भाग 2 ये होगा 49, तो 49 इसका क्या है तुल्यांकी भार है। अब इसकी नॉर्मलिटी निकालना है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट। विलयन का आयतन ml में या लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है। भार दे रखा है 4.9 विलय का भार, अणुभार दे रखा है, तुल्यांकी भार दे रखा है, हमने निकाला 49, विलयन का आयतन 5 लीटर, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 49 से 49 खत्म, ये आ गया 5 को 10 से गुणा किया 50, 1/50 या 1 में हमने 50 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 0.02 नॉर्मलिटी होगी इस विलयन की। इस विलयन की नॉर्मलिटी 0.02। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसकी नॉर्मलिटी या नॉर्मलता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होता है।
और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कुछ समस्या हो कमेंट बॉक्स में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। समस्याएं हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।